जिन देवताओं और राक्षसों की कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं, ये सब सिर्फ कल्पना है या हकीकत थे? इतिहास में इसके अस्तित्व के क्या सबूत है? और अगर थे, तो ये आज कहाँ है? क्यों अचानक ये सब मान्यताएं, चरित्र और सभ्यताएं विलीन हो गई? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद लोखंडे और आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया। और आज हम जानने वाले हैं जो हमारे धरती पर देवता और राक्षस थे, इनके ऐतिहासिक प्रमाण क्या है और अचानक ये सब गायब कैसे हो गए, इसकी सच्चाई जो इतिहास में दबी हुई है। भारत की पुरानी सभ्यताएं केवल धार्मिक कल्पनाओं का हिस्सा नहीं थी, बल्कि कई शोध के अनुसार एडवांस्ड सिंबॉलिक सिस्टम और सामाजिक संरचनाएं थी। देवा और असुरा अक्सर गॉड और इविल में बांटा जाता है, लेकिन असल में कहानी इतनी सिंपल नहीं है। ऋग्वेद में भी ये दोनों शक्तियां एक ही स्रोत से निकली ऐसा माना जाता है, यानी देव और राक्षस का कोई दो विरोधी नस्लें नहीं, बल्कि एक ही सृष्टि के दो पक्ष थे। देवास को अक्सर ऑर्डर, कॉस्मिक लॉ और राइट का प्रतिनिधि माना गया, जबकि असुरास को चौस, ईगो और शाडो का। लेकिन कई जगहों पर असुरा भी ज्ञान और बल के प्रतीक थे, जैसे बाली या महाबली। तो क्या सिर्फ नैतिक कहानियां या पुराने सभ्यताओं की सत्ता संघर्ष की गाथा है? क्या हम एक वैदिक कोल्ड वॉर के बीच खड़े हैं, जिसे मैथोलॉजिकल वॉर कहकर सिंप्लीफाई कर दिया गया? इतिहास में देखें तो लगभग हर पुरानी संस्कृति में देवता और गणन से गिरे प्राणी जैसे वर्णन मिलते हैं, जैसे मेसोपोटामिया में अनुनाकी, ग्रीस में टाइटन्स और भारत में देव राक्षस। ये केवल सांस्कृतिक है, फिर कहीं ना कहीं एशियंट सिविलाइजेशन मेमोरीज। क्या ये वो एडवांस्ड बीइंग्स थे जिनकी जानकारी आज भी सिर्फ सिंबल और स्टोरीज में बची है? ऋग्वेदा में इंद्र और वृता का युद्ध केवल एक जल की मुक्ति नहीं था, बल्कि संसाधनों, सामाजिक व्यवस्था और सत्ता की लड़ाई का प्रतीक था। वृत्रा यानी अवरोधक, जो पानी और जीवन पर नियंत्रण करता था। इंद्रा यानी वो शक्ति जो उस नियंत्रण को तोड़कर समाज को मुक्त करता है। तो क्या देव राक्षस युद्ध वास्तव में इकोलॉजिकल और पॉलिटिकल संघर्ष थे? और अगर हम पुरानी सभ्यताओं को पतन को देखें, तो अक्सर ये बदलाव प्रकृति, मौसम या सामाजिक में बड़े बदलाव के बाद हुआ, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन अचानक क्यों गायब हुए? क्या कोई इंटरनल कोलैप्स या किसी बाहरी शक्ति द्वारा विस्थापन? क्या इसी तरह देव और राक्षसों के युग भी मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन के कारण खत्म हुआ? देवास का उल्लेख जिन यज्ञों, आहुतियों और ऊर्जा केंद्र से जुड़ा है, वह ज्यादातर हिमालय और गंगा के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और असुरास का जिक्र अक्सर दक्षिणापात यानी दक्षिण भारत के समुद्र पार क्षेत्रों से जुड़ा है। क्या ये उत्तर दक्षिण शक्तियों को ऐतिहासिक टकराव था, या ईयरली इंडियन जियो पॉलिटिक्स या धार्मिक वर्जन? पुराणों के अनुसार जब राक्षसों की शक्ति बढ़ी, तो देवता ने गुप्त रूप से धरती पर जन्म लेना शुरू किया, जैसे नरसिम्हा, वरमना या भगवान श्री कृष्ण। क्या ये शाब्दिक है या फिर मेटाफोर? क्या ये उस समय के समाज सुधारक थे या वैज्ञानिक चेतना के प्रतीक? रामायण और महाभारत, जिनमें राक्षसों और देवताओं का गहन संघर्ष है, उन्हें केवल धार्मिक ग्रंथ मानना शायद उस गहराई को कम आंकना होगा। यह भारत की दो सबसे बड़ी सिविलाइजेशन शिफ्ट्स के दस्तावेज है। रामायण आदिवासी संस्कृति और एक एंगेजिंग सेंट्रलाइज्ड सोसाइटी का संघर्ष। महाभारत कबीलाई संस्कृति से स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल सिस्टम का आक्रमण। अगर राक्षस वाकई कोई दूसरी जाति या प्रजाति के थे, तो क्या उनके वंशज आज भी भारत में हैं? क्या असुरास ट्रिब्स, जिनका जिक्र झारखंड और उड़ीसा में मिलता है, उसका कोई संबंध पुरानी परंपराओं से है, या बस ब्राह्मणवाद बनाम स्थानीय परंपराओं की कहानी है? 2011 की एक आरटीआई के जरिए पता चला है कि भारत सरकार के आर्कोलॉजिकल सर्वे में कई जनजातियों का असुरा ट्राइब के रूप में डॉक्यूमेंटेड किया गया है। झारखंड की एक जनजाति आज भी खुद को महिषासुरा के वंशज मानती है और दुर्गा पूजा के दिन शोक मनाती है। तो सवाल उठता है कि हमने विजेताओं की कहानी को ही इतिहास में मान लिया? राक्षसों की कहानियां को अगर सिर्फ बुराई का प्रतीक माने, तो हम इतिहास को एक बड़े हिस्से को खो देंगे, क्योंकि कई असुरा जैसे बनासुरा, महाबली अपने राज्य के न्यायप्रिय और समृद्ध शासक माने जाते थे। केवल एक नई सत्ता के उभार ने उन्हें राक्षस बना दिया। अब बात करें वैज्ञानिक पहलू की। डीएनए स्टडीज और
लिंक टू पैटर्न के बताते हैं कि भारत की जनसंख्या एक सिंगल और चीन नहीं बल्कि अनेक माइग्रेटोन वेव्स से बनी थी। तो क्या देवा और असुरा दो जेनरिक और कल्चरल वेव्स थे? क्या पुराणों ने इसे बायोलॉजिकल या सोशोलॉजिकल ट्रूथ को रूपकों में दर्ज किया? इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कई राक्षसों को अंडरग्राउंड सिटीज या अन्य लोकों में बसने वाला बताया गया, जैसे पाताल लोक, रसताल, ताल या किसी एशियंट अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन का संकेत है, या फिर एक मेटाफिजिकल स्टेट जो साधारण मनुष्य की पहुंच से बाहर था। हिमालय, कैलाश और अटलांटिका तक कई रिसर्च मानते हैं कि एशियंट बीइंग्स ने एक्सट्रीम क्लाइमेट्स को रिफ्यूज की तरह इस्तेमाल किया। के एडवांस्ड बीइंग्स जिनके पास अलग तकनीक या चेतना थी वास्तव में देवता के रूप में पूजे गए, और आज भी कुछ योगियों द्वारा उनमें संपर्क की बात क्यों की जाती है? नासा और इसरो की सैटेलाइट इमेजरी से कुछ अनएक्सप्लेन्ड अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स और जियोमेट्रिकल अलाइनमेंट्स भारत और तिब्बत में मिले हैं। ये एशियन सिविलाइजेशन के फुटप्रिंट है जिन्हें मैथ में दैविक लोक कहा गया। क्या आधुनिक विज्ञान इन कथाओं के पीछे छिपे इतिहास को वैलिडेट कर सकता है? वर्तमान में विज्ञान और अध्यात्म के बीच जो दूरी है वो शायद हमारे इतिहास के पुनर्पाठ में सबसे बड़ी बाधा है। अगर हम मैथ को केवल फिक्शन माने तो हमें अपनी अतीत की गहराई नहीं समझ पाएंगे, और अगर हम उसे ब्लाइंडली माने तो क्रिटिकल थिंकिंग खो देंगे। देव और असुरा आज भी हमारे समाज में है, कभी एक विचार के रूप में, कभी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में। जो संतुलन बनाए वो देव और उसे तोड़े वो राक्षस। शायद ये आज की एक सिंबॉलिक युद्ध है हमारे भीतर ही। तो क्या प्राचीन देव और राक्षस सच में थे, या वो हमारी कलेक्टिव अनकॉन्शियस का प्रोजेक्शन थे? हमारे ग्रंथ पुराण सब ऐतिहासिक माने जाते हैं, और हाँ, इसके दौर से कहे तो हाँ, भगवान होते हैं और राक्षस भी हुए थे। और अब कलयुग की बात करें तो देव और राक्षस शायद बाहर नहीं, हमारे अंदर ही रहते हैं, और जब भी संतुलन बिगड़ता है किसी ना किसी रूप में फिर से लौट आते हैं। तो दोस्तों, ये था हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया का आज का स्पेशल वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं, और हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया को अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो इतिहास से जुड़े रहने के लिए और भी इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया को। तो मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।